हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल परीक्षा वीर पर। तो डेली की तरह शाम 7 बजे हम लोग फिर जुड़ चुके हैं और आज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो यूपी ट्रिपल एससी और जितने भी वनडे एग्जाम है उसमें बार बार रिपीट होते हैं। तो आज हम लोग जो है इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं पहले तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे डेली आपको क्लासेस मिलती रहें। करंट अफेयर की भी क्लास जल्द ही आपको मिल जाएगी, जो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर बेहतरीन आपके जीके के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, क्योंकि जीके के क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के सिलेबस में बहुत ज्यादा हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आप सभी लोग जो हैं इसको जरूर सब्सक्राइब करें और एक बार सभी लोग हेलो लिख दें अगर आप लोग जुड़ चुके हैं, जिससे हमको ये पता लग जाए कि हाँ आप लोग जो है यहाँ पर जुड़ चुके हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। जबरदस्त क्वेश्चन है। बलबन थे, रजिया सुल्तान थी, इल्तुतमिश थे या फिर मुबारक खिलजी। बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी को मात्र 10 सेकंड का समय मिलेगा, इससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इल्तुतमिश हो जाएगा। अब चंगेज खां से संबंधित कुछ चीजें आप जान लीजिए। जो चंगेज खां था इसका जन्म जो है मंगोलिया में हुआ था और इसने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय जो वर्ष चल रहा था वो था 1221 ईस्वी। इस चीज को आपको याद रखना है। 1221 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया था और उस समय भारत पर जो शासन कर रहे थे वो थे इल्तुतमिश, जो कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है। समझ में आगे बात। अगर ये बात किया जाए चंगेज खां की मृत्यु की हुई थी, कब हुई थी, तो जो है भारत पर आक्रमण के 6 साल बाद यानी 1227 ईस्वी में इसकी मृत्यु भी हो गई थी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे सर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कौन सी मानी जाती है। जबरदस्त क्वेश्चन है, बताइए। चलिए, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताइए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कौन सी मानी जाती है। जबरदस्त क्वेश्चन है। तो आप सभी लोगों को हम बता दें, प्लासी का युद्ध जो है वो आपका 1757 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 ईस्वी में हुआ था। आपको ये चीजें याद रखनी है। तो अगर हम बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम निर्णायक जो है सैन्य सफलता कौन सी मानी जाती है, तो वो था बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। इसमें जो है अंग्रेजों ने जो है 3 लोगों को, बंगाल के नवाब जो थे मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को पराजित किया था। यानी अंग्रेजों ने 3 मुख्य जो है लोगों को यहां पर पराजित किया था। एक साथ याद रखना है, बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को पराजित किया था। ठीक है। और अगर बात की जाए अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो हेक्टर मुनरो का नाम आपको याद रखना है, वो जो है नेतृत्व कर रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। वर्ष 1942 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन यानी जिसको आप बोलते हो INA का प्रथम सेनापति कौन था। देखो भाई, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं कोशिश करता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आपको यह बताना है कि INA भारतीय राष्ट्रीय सेना के प्रथम सेनापति कौन थे। चलिए, तो यहां पर जो भारतीय राष्ट्रीय सेना था इसका जो प्रथम जो सेनापति थे वो मोहन सिंह थे। और आपको हम बता दें इसकी स्थापना 1942 में हुई थी, लेकिन 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो नाम था उसको सुभाष चंद्र बोस जी ने बदलकर इसी को रख दिया था आजाद हिंद फौज। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से कौन मुस्लिम सेनापति मारा गया। जबरदस्त क्वेश्चन था ये, बताइए। जबरदस्त क्वेश्चन है। पानीपत के तीनों युद्ध के बारे में हम लोगों ने अभी अभी बात कर लिया है। चलिए, जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए, जबरदस्त। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को कि पानीपत में तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से कौन मुस्लिम सेनापति जो है मारा गया था, तो इसका सीधा और राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल इब्राहिम खां गारदी। इसको याद रखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तृतीय युद्ध जो हुआ था वो 1761 ईस्वी में हुआ था। मैंने अभी भी जो है इसके बारे में डिस्कस किया है और यहां पर इस चीज को आप याद रखिएगा। और पानीपत का जो तृतीय था उसके मराठा के तोपखाने का जो है इब्राहिम खां जो है गर्दी ने किया था और उसी जो है वहां पर मारा गया था। ठीक है। और ये जो था बिल्कुल
सदाशिवराव भाऊ जो है मराठा की तरफ से नेतृत्व किए थे। और अगर हम बात करते हैं अहमद शाह अब्दाली जो था उसके मध्य में लड़ा गया था। वुड का डिस्पैच निम्न में से किससे संबंधित था? शिक्षा से, सेना से, कृषि से या फिर उद्योग से? देखो भाई, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज आप इसको जो है एक बार लाइक जरूर कर दे। वीडियो को लाइक नहीं करते यार, ये गलत बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, तो बिल्कुल शिक्षा से संबंधित है जो वुड का डिस्पैच था, और किस ईयर में आया था? तो 1854 आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? फरवरी 1922, मार्च 1926, मई 1929 या फिर सितंबर 1925? बताइए, जबरदस्त क्वेश्चन है यहां पर। चलिए जबरदस्त है। तो यहां पर अगर हम आपको बताएं ये वापस कब लिया गया, तो मैं आपको बता दूं ये वापस लिया गया था फरवरी 1922 में। आपको हम बता दें 5 जनवरी 1922 को, याद रखिएगा 5 जनवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर में। याद रखिएगा गोरखपुर में चौरी चौरा नामक एक स्थान था जहां पर एक बहुत ही बड़ी घटना हुई थी, जिसमें 22 जो अंग्रेज पुलिसकर्मी थे उनको थाने में बंद करके और उनको जिंदा जो है जला दिया गया था। इसी के शोक में आकर के इससे बहुत ज्यादा दुखी हुए महात्मा गांधी जी, और उन्होंने जो है इसको वापस ले लिया। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत की बात करें कब हुआ था, तो 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1922 में इसको वापस ले लिया गया था। और चौरी चौरा कांड पूछा जाए किस ईयर में हुआ था, तो 1922 में। चलिए कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटनाएं हुई? आपको यहां पर क्रम बताना है इन घटनाओं का। क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल। तो यहां पर अगर हम आपको बता दें तो एक एक चीज को मैं पहले ईयर वाइज लिखूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो यहां पर मुस्लिम लीग का गठन है भाई मेरे, वो 1906 ईस्वी में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। चौरी चौरा कांड मैंने अभी भी बताया है 1922 में हुआ था। और लाला लाजपत राय जी का निधन 1928 में हुआ था, जब साइमन कमीशन आया था और इनके ऊपर लाठीचार्ज हुई थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 1906 में सबसे पहले हमारा हुआ था मुस्लिम लीग, यानी हमारा क्रम हो जाएगा 4 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो ईयर अच्छे से याद करिए, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इजी एकदम हलवा वाला क्वेश्चन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। जल्दी से बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, जबरदस्त क्वेश्चन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बताइए। तो बिल्कुल बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए बाकी अगर तिलक जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की थी, यह भी आपको याद रखना है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई थी? क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए आप लोग, बताइए। चलिए तो बिल्कुल आजाद हिंद फौज की स्थापना की बात करें तो सिंगापुर में, और मैंने आपको कहा था कि इसका नाम था INA 1942 में, जब इसकी स्थापना कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा जब की गई थी, यानी उसके सेनापति बनाए गए थे। और बाद में इसी का नाम जो है बदल करके लास्ट में आजाद हिंद फौज कर दिया गया था, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने 1857 की क्रांति को पढ़ा है तो वहां पर मेन लोगों के बारे में आपको पता होगा। नाना साहब, लियाकत अली और आपकी महारानी लक्ष्मीबाई, उसके बाद में और आपके हो जाते हैं बेगम हजरत महल जी। इन लोगों के बारे में आपको जो है बिल्कुल पता होना चाहिए। तो बिल्कुल बेगम हजरत महल के बारे में जब बात होती है तो लखनऊ जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए और बात किया जाए बेगम हजरत महल किसकी बीवी थी, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वाजिद अली शाह की जो है ये बेगम थी, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अत्यधिक प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात टार्नेडो कहां उठते हैं? कैरेबियन सागर में, अरब सागर में, चीन सागर में या फिर बाल्टिक सागर में? बताइए। अत्यधिक प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात टार्नेडो जो हैं ये कहां उठते हैं? कैरेबियन सागर में, अरब सागर में, चीन सागर में या फिर बाल्टिक सागर में? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए सभी लोग। बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल अगर आपने यहां पर कैरेबियन सागर बताया तो बिल्कुल करेक्ट है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो आपके कैरेबियन सागर में ही उठते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। विश्व का तीसरा एवं भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्व का तीसरा एवं भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? बताइए। भारत का दूसरा यहां पर पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता है तो जरूर आंसर इसके बताएंगे।
और दोस्तों को भी शेयर कर दिया करिए, सभी लोग जितने भी आपने स्टडी ग्रुप बनाया है वहां पर आप जरूर शेयर करें, जिससे जो है आपको चीजें क्लियर हों, लोगों को भी क्लियर हो, लगे कि हाँ कहीं पर एक अच्छी पढ़ाई कराई जाती है। ऐसा नहीं कि आए टिक किए भगे, टिक किए भगे, टिक किए भगे, ऐसे पढ़ाई से कोई मतलब भी नहीं होता है, इसलिए एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा आवश्यक होती है। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं यहां पर भारत के दूसरे सबसे ऊंचे शिखर की बात करते हैं तो वो हमारा जो है कंचनजंगा हो जाएगी। सबसे पहले की अगर बात करते हैं तो गाडविन आस्टीन हो जाता है, क्योंकि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गाडविन आस्टीन है, याद रखिएगा। और अगर दूसरी की बात करेंगे तो कंचनजंगा हो जाएगी, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करिए, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। तो चलिए, अगर हम परत की बात करते हैं तो हमारे जो वायुमंडल है उसमें 5 परतें होती हैं, याद रखिएगा इनको, 5 परतें होती हैं, जिसमें सबसे नीचे वाली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, यानी ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है और फिर वायुमंडल होता है। ये 5 मंडल होते हैं, जिसमें जो सबसे नीचे वाला क्षोभ मंडल होता है इसी में मौसमी घटना यानी आंधी तूफान बारिश होता है, तो क्षोभ मंडल बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। समझ में आगे बात। बाकी समताप मंडल जो होती है इसमें ओजोन की लेयर पाई जाती है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसके कारण होता है? अपघर्षण, अपरदन, अपवाहन और या फिर सन्निघर्षण, बताइए। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं सभी लोग। तो बिल्कुल जो मशरूम चट्टान होती है वायु के द्वारा बार बार घर्षण से होती है, जिसको हम अपरदन के नाम से जानते हैं। तो 14 का आंसर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। वर्ष 1961 में गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने नामक योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल कर लिया। देखो, आपको हम बता दें तो 1510 ईस्वी में जो है गोवा पर अधिकार पुर्तगालियों ने किया था, और सबसे ज्यादा समय तक यानी 1961 तक जो गोवा था वो पुर्तगालियों के अधीन रहा। उसके बाद 1961 में इसको आजाद कराने के लिए, गोवा, दमन और दीव को से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने जो है एक जो है योजना अपनाई थी, या हम कहें कि एक जो है इन्होंने मुक्त करने के लिए एक योजना बनाई। उस योजना का क्या नाम था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 15, बिल्कुल, तो बिल्कुल ऑपरेशन विजय जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल करेक्ट बताया है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इकोनॉमिक के भी 5 क्वेश्चन आएंगे, जबरदस्त यहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 16, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर, हैराल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल पर, सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल पर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए जल्दी से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो बिल्कुल अगर हम यहां पर बात करते हैं तो पीसी महालनोबिस मॉडल जो था वो बिल्कुल जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से 1961 है। योजना आयोग की शुरुआत 1950 से हुई थी और 1951 से पहली जो योजना थी वो स्टार्ट हो गई थी। तो 56 से 61 में चली थी, जो कि पीसी महालनोबिस पर जो है बिल्कुल मॉडल पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। विश्व बैंक, जिसे अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, उसका मुख्यालय कहां है? बहुत इजी क्वेश्चन है यार। इकोनॉमिक्स में अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया है ना तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है बहुत हलवा है। और आप सभी को मैं सलाह देता हूं कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर्स आपको जरूर याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो विश्व बैंक की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, याद रखिएगा विश्व बैंक की स्थापना। और इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी जो है वहीं पर है, यानी अमेरिका में जो है ये स्थित है। चलिए, भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, या फिर भारत की सुरक्षा मुद्रण और मीटिंग निगम लिमिटेड? बताइए। जो सिक्कों की ढलाई है, आपको पता है कि सिक्कों की ढलाई जो है 4 जगहों पर होती है, जिसको आप टकसाल कहते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल 4 जगह है जहां टकसाल होती है। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो लिख लीजिए, जहां पर सिक्कों की ढलाई होती है। एक मुंबई है, एक कोलकाता है, एक हैदराबाद है और नोएडा। ये 4 जगह हैं जहां पर सिक्कों की ढलाई होती है। और इसकी ढलाई का जो एकमात्र अधिकार है वो भारत सरकार के पास है, इसको याद रखिएगा। भारत सरकार जो है सिक्कों की ढलाई करवाती है। और इसके 4 जगह मैंने बताया, एक बार फिर से लिखिएगा, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, इन 4 जगहों पर जो है सिक्कों की ढलाई होती है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं।
अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र, अल्पकालीन औसत लागत वक्र को डॉट डॉट में अल्पकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है? बताइए। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र को अल्पकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। देखो यहां पर वक्र द्वारा, जैसे लारेंज वक्र हो गया, आपके आय से संबंधित है, ऐसे बहुत सारे वक्र आपके इकोनॉमिक में होंगे, इनको आप थोड़ा सा रीड करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बहुत ही जल्द आपको टॉप जितने भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के क्वेश्चन है मैं करवाने वाला हूं। अगर आपको चाहिए कि हाँ इकोनॉमिक की एक जबरदस्त क्लास, एक मैराथन क्लास हो जाए कम से कम 150-200 क्वेश्चंस की, तो मजा आ जाए, तो आप लोग अगर कहोगे तो एक क्लास में आपके पेपर के पहले जरूर लेकर आऊंगा, जिससे बाहर हो सकता है क्वेश्चन आपके आए। क्योंकि इकोनॉमिक की बहुत खास बात है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इकोनॉमिक जो है कभी भी सिलेबस के बाहर नहीं आता है और इसका सिलेबस बिल्कुल कंट्रोल में होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि हिस्ट्री के जैसे कुछ भी पूछा जा रहा है, इसमें बार बार सेम चीजें पूछी जाती हैं। एक पंचवर्षीय योजना से पूछ लिया जाएगा, या फिर आपसे जो है थोड़ी बहुत जो है क्रांतियों से पूछ लिया जाएगा, या फिर इकोनॉमिक्स से कुछ सब जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इन सबसे चीजें पूछी जाती हैं। चलिए 19 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीधा सीधा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीचे। यानी अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र जो है वो अल्पकालीन औसत लागत वक्र को नीचे की तरफ जो है काटता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। उसी जात के व्यक्तियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं, बताइए उसको क्या बोलते हैं? यानी ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं, यानी वो वहां थे नहीं, कहीं और से आए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 20, तो बिल्कुल उनको आप प्रवासी बोलते हो, तो 20 का जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ये नाम सुनते होंगे अप्रवासी लोग, तो अप्रवासी वही हैं जो कहीं अलग से आते हैं। आते हैं संविधान पर, आते हैं 5 प्रश्न इसके जबरदस्त तरीके से करते हैं। लिखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? जबरदस्त क्वेश्चन है। आर्टिकल 349, आर्टिकल 350, आर्टिकल 350 का, या फिर आर्टिकल 351? चलिए जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त। चलिए तो अगर हम 21 की बात करते हैं तो बिल्कुल यहां पर ये कहा गया 350 का जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद में ये बताया गया 350 के में कि जो शिक्षा का प्राथमिक स्तर है वो मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करेगा। समझ में आ गई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। कमजोर वर्गों के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? जबरदस्त क्वेश्चन है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। यानी कमजोर वर्गों के लिए यहां पर किया गया है, बताइए आरक्षण का इंतजाम। जबरदस्त क्वेश्चन है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो यहां पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 16 हो जाएगा। यानी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 ये कहता है कि जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको जो है यहां पर आरक्षण का प्रावधान किया जाए। आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छुआछूत का अंत यानी अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 18 की बात करें तो ये उपाधियों के अंत से संबंधित है। और आर्टिकल 19 जो है ये बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो आर्टिकल से क्वेश्चन बिल्कुल निश्चित आएंगे, 100% आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 545, 250, लोकसभा सदस्यों की संख्या की 2/3 या फिर इनमें से कोई नहीं? यह क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को देना है जबरदस्त तरीके से। चलिए तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है यहां पर 250 हो सकती है, इसको याद रखिएगा। और लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। अगर हम 250 में बात करें तो 238 जो यहां पर सदस्य हैं, बिल्कुल जो 238 सदस्य होते हैं वो प्रतिनिधि होते हैं, यानी राज्य संघ एवं राज्य क्षेत्रों के होते हैं। और 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। समझ में आ गई बात? इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। अगर हम बात करें राज्यसभा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? बताइए। 352, 356, 360, 364?
आर्टिकल से आप देख रहे हो क्वेश्चन आ रहे हैं, 3-3 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आर्टिकल को आप लोग थोड़े अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जबरदस्त तरीके से इनको पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, तो आपको बता दें 352 जो आपका आर्टिकल है यहां पर, वो आपका राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, इस चीज को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 24 की बात करते हैं, क्योंकि 3 प्रकार के आपातकाल हैं और जो 360 है ये आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, ये 3 चीजें होती हैं, इनको याद रखिएगा आपको। तो वित्तीय आपातकाल 360 में, हालांकि ये अभी एक भी बार इसको लगाया नहीं गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, सरकार के कार्यपालिका अंग से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 25, लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, देश का प्रत्येक नागरिक जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारी का उपयोग करता है, या निर्वाचित प्रतिनिधि। बताइए 25 का आंसर क्या होगा, कार्यपालिका का अंग से क्या अभिप्राय है। चलिए, तो बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्यपालिका अंग का अभिप्राय है लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। अगर हम बात करें इसमें आता कौन है, तो कैबिनेट मंत्री आपके आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं, स्वतंत्र प्रभाव आदि जो मंत्री होते हैं वो जो है कार्यपालिका के अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन हम देखते हैं कौन है। तो ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण, संघनन, उत्सादन या फिर आसवन। चलिए आंसर टाइप करिए जल्दी से। ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल, तो इसको हम लोग ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा इसको, ऊर्ध्वपातन, यानी ऊर्ध्वपातन अगर ऑप्शन में नहीं है तो उत्सादन इसको कहेंगे, याद रखिएगा इसको। अगर ऊर्ध्वपातन ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि इसको अंग्रेजी में हम सब्लिमेशन कहते हैं, समझ में आ गई बात। चलिए, तो अगर ऊर्ध्वपातन नहीं तो उत्सादन याद रखिएगा, नहीं तो अंग्रेजी में सब्लिमेशन याद रखिएगा। चलिए, हरित गृह प्रभाव मुख्यतः किसके कारण होती है, यहां पर मुख्यतया की बात की गई है। चलिए, तो मुख्यतया की जब बात की जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है मुख्य गैस होती है। बाकी अगर हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन गैस आती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड आती है, मीथेन आती है, ओजोन आती है, नाइट्रस ऑक्साइड आती है, जलवाष्प आती है, ये सारे के सारे जो हैं वो आपके ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं इनको। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, कांच से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की चाल सबसे कम होती है। भाई मेरे, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। 28 आपने पढ़ा होगा वर्ण विक्षेपण के बारे में, अगर आपने प्रकाश नामक चैप्टर पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो वहां पर बताया जाता है, आपने देखा होगा। चलिए, तो बिल्कुल जो लाल रंग का प्रकाश होती है उसकी चाल सबसे ज्यादा होती है, लेकिन यहां पर पूछा गया सबसे कम, तो बैगनी हो जाएगी। बैगनी की चाल सबसे ज्यादा कम होती है और लाल की चाल सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए जो रेलवे स्टेशन वगैरह हैं या जहां कहीं भी रेड कलर की लाइट लगाई जाती है खतरे के निशान के लिए, वहां पर रेड कलर इसीलिए लगाई जाती है क्योंकि लाल की चाल ज्यादा होती है और बैगनी की सबसे कम होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कारण होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 29, तो स्कर्वी रोग जो होता है वो आपका विटामिन सी से होता है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। सभी लोग अगर अभी तक लाइक ना किए हो ना तो प्लीज आप लोग जो है इसको लाइक कर दें, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। डेली आपको क्लास मिल जाया करे, तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए आप लोग। चलिए, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था। चलिए, तो बिल्कुल सभी को पता होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड था। और भोपाल गैस त्रासदी की अगर हम बात करते हैं तो 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को जो है ये हुआ था, और मतलब 2 दिसंबर की रात में ये हुआ था। 1984 ईयर आपको याद रखना है। मिथाइल आइसोसाइनेट के जो है इसका जो है यहाँ पर फैल गई थी और वहां पर बहुत ज्यादा जो है नुकसान हुआ था भोपाल में, याद रखिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतने सारे क्वेश्चन से, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, और किस प्रकार लगी और 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये सब आप लोग बताइए। अगर जबरदस्त लगी है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो उम्मीद करता हूं कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।